हर निष्पक्ष खबर आप तक सबसे पहले। वीरसा का गांडीव, शहर की धड़कन। विद्यार्थी होने पर शंका ना हो, वरना अगर ये किसी कोचिंग संस्थान का कार्यक्रम नहीं होता तो आप मुझे सुनने के लिए आखिरी तक नहीं बैठे होते। तो सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूँ, आपके लिए मैं अकेले ताली बजाता हूँ। देखिए, मैं 3 बातें करूंगा आपसे जल्दी में। पहली बात मैं मंच की करूंगा, दूसरी बात मैं आपकी करूंगा और तीसरी बात मैं उड़ान की करूंगा, अरुण जी की करूंगा। ये 3 भाग में मैं जल्दी में 3 बातें करूंगा। हम पिछले 4-5 घंटे से हमारे हर वक्ता ने, हमारे दोनों पुलिस अधिकारी महोदय ने, भूपेंद्र सर ने, संजय सर ने, यहाँ तक कि शशि सर ने, प्रकाश सर ने, सब ने आकर ये कहा कि ये मंच सीखने के लिए, विकास सर ने जब कहा है ना, प्रदीप जी आए, उन्होंने कहा कि सीखने के लिए। इस 4-5 घंटे में इस मंच ने जो एक बात आपको सिखाई है, मुझे लगता है कि आप अपने जीवन में सफल हो तो सफलता संभाल सके, इसके लिए सबसे पहले आप एक चीज सीख लीजिए। जो ये मंच हमें निकाल के जो ये मंच सिखा रहा है कि मंच पर 3 पद्मश्री मौजूद थे। अगर हिंदुस्तान के किसी भी बड़े मंच का मतलब है कि दिल्ली के होटल अशोका में, दिल्ली के होटल मॉल शेरेटन में, होटल लीला में 3 पद्मश्री को अगर मंच पर बिठाया जाता तो उनके 3 बार उठकर जाने से दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती थी। अगर वो कहते कि अब मुझे निकलना है तो मैं जाऊंगा। ये झारखंड की मिट्टी और बड़े आदमी होने की सरलता है, जिसको बार-बार उठने के बाद जरूरत हाथ पकड़ के बिठा देते थे। दादा तो आप पद्मश्री पा सकते हैं, लेकिन बड़ा आदमी बनने के लिए बहुत सरल होना होता है। आप सफलता संभाल कैसे पाए, वो सरलता, वो सहजता, यही सीखने वाली बात होती है। सफलता तो आपको अपने मेहनत से मिल ही जाएगी, आप लोग सब मेहनत कर रहे हैं। असल में हमको सफलता रखने का पात्र कहाँ मिलेगा, वो पात्र ही हमारे व्यक्तित्व में नहीं होता है। उपलब्धि रखेंगे कहाँ, संभलता नहीं, छलक जाता है, गिर जाता है। तो आज सबसे पहली बात, रिजल्ट आने में वक्त है, लेकिन जो पहली बात आप इस हॉल से बाहर जाने पर सीखिएगा, उपलब्धि और सफलता को कैसे पात्र में संभाल के रखा जाए। पहली बात वो आज का मंच आपको सिखा रहा है। दूसरी बात कि अक्सर विद्यार्थी जो है, मैं देखता हूं कि अक्सर विद्यार्थी इस बात का रोना रोते हैं कि हम बहुत संघर्ष कर रहे हैं। सेमिनार में रोना धोना जैसे कि इंडियन आइडल में होता है, सारे गाँव में होता है, उस तरह से आजकल कोचिंग में भी चलने लगा है। विद्यार्थी रो रहा है, मैंने लहू बढ़ते हुए सवाल छोड़ के पढ़ाई कहा। मेरे पास तो लिखने के लिए कागज भी नहीं था, मैं तो रोटी पर नोट्स लिखता था, फिर उसको खा लेता था। कई बार तो जब कलम की स्याही खत्म हो जाए तो मैं मच्छर को बोलता था कि तुम जो अपना खून पियोगे तो इस तरह की कहानियां आजकल कोचिंग के सेमिनार में सुनाई जाती है। लगता आंसू को फिल्मी ड्रामा चलता है विद्यार्थियों को लेकर, छात्र छात्राओं को लेकर, ये आजकल बहुत बढ़ गया है। हम लोग के बाप दादा से ज्यादा संघर्ष हमारा नहीं है, ऐसे नहीं मानिए। अगर आप रांची में फुल पैंट शर्ट पहन के, सूट सलवार पहन के कुर्सी पर बैठ के सेमिनार सुन रहे हैं तो समझिए कि आपने 200 वर्षों का संघर्ष पार कर लिया है, जो हमारे परदादा ने। तो सबसे पहले भी संघर्ष का रोना, ये सब ड्रामा बन सकता। असली संघर्ष है छुपनी देवी। आप उनकी कहानी के शुरुआत की कल्पना करके काम चाहिए। संघर्ष
किसको बोलता है दोस्त? सबसे आसान काम में आप हैं कि आप पढ़ के नौकरी करना चाहते हैं। दुनिया में इससे आसान काम कुछ नहीं है ट्रैकिंग मानी। ये मैं तब कह रहा हूं जब मैं नौकरी नहीं कर रहा। उसका कारण भी मैं आपको बताऊं। पहले आप तो एक दूसरे पर हाथ रख के बोलना पहले भूल जाइए कि हम संसार के सबसे कठिन काम है। कठिन काम है 40-50 साल तक मांगर पीट के मुकुंद नायक नाम का कोई व्यक्ति को बनना। आपकी तैयारी 2 साल की है, 3 साल की है, 4 साल की है, 40 साल तक आपको मांगर नहीं पीटना है तो पकड़ा में खड़ा होगे। असली लड़ाई उस लड़के की है जो 1956 में किसका मोड़ में रांची वो हिंदू के किसी मोड़ में 1956 में हाफ पैंट पहन के जाना जाता है झारखंड कर पूरा और पहचान मिलती है उसको जाके 21वीं सदी में। ये देश उसको 21वीं सदी में पहचान पाता है कि ये आदमी झारखंड के अलग राज्य होने के आंदोलन को अपने गीत से जब भाग देता है तो मसाल जल की सड़कों पर निकलने पड़ती है। वहां पर 40-50 साल का संघर्ष है। संघर्ष का नाम यहाँ संघर्ष ये नहीं है कि कोचिंग वाले सर समझाएं कि बताना कि तुम रट भर जग के पढ़ते थे तो क्या ना आप हवा में पढ़ना चाहते थे उड़ते हुए। उल्टी दुनिया में आप जग के पढ़ता है कौन सा संघर्ष? आजकल लड़के लड़कियां ब्लॉग बनाते जिसमें दिखाते हैं 4 बज गया है दोस्तों मैं सुबह तक पढ़ रहा हूं। कौन संघर्ष? अगर आप यूपीएससी की पढ़ाई को एवरेस्ट की चोटी बनाकर नकली चढ़ाई चढ़ेंगे तो आप गिर जाएंगे। ये नकली चढ़ाई मत चढ़िए। एवरेस्ट का चोटी नहीं है यूपीएससी का पढ़ाई। यूपीएससी का पढ़ाई मेहनत का पढ़ाई तो है लेकिन वो एवरेस्ट नहीं। एवरेस्ट तो इस मंच पर बैठे हुए लोग हैं। आपकी पढ़ाई डुमरी का पहाड़ है जहां बिरसा मुंडा मात्र 400 सैनिक लेके तीर धनुष लेके खड़ा हो जाता है तो अंग्रेज के नाक में दम कर देता है। आपको बस डुमरी का पहाड़ चढ़ना है, चुटिया का पहाड़ ही चढ़ना है और 400 सैनिकों के साथ चढ़ना है। इसका क्या मतलब है कि आपको सीमित संसाधन में अपनी पहाड़ की चढ़ाई पूरी करनी है, रोना नहीं। क्रिकेटर बनने के लिए 1000 वैकेंसी सुने हैं कहीं? सुने हैं? सूर्य कुमार यादव बैठ के खड़ा रहता है पीछे ईशान किशन सुमन मिल ऊंचा मारता है क्योंकि वहां 1000 बहाली नहीं आ रहा। फिल्म में अभिनेता अभिनेत्री बनने के लिए 1000 बहाली सुने हर साल। वहां संघर्ष है हम हीरो बनेंगे कि हीरोइन चुनी जाएंगे कि नेक्स्ट फिल्म। गायक बनने का कोई बहाली नहीं निकल रहा है। लेखक बनने का कोई बहाली नहीं है कि हर साल 1000 सीट हम लेखक तो सेलेक्ट हो जाएंगे अगले साल नहीं। गायक बनने का नहीं बहाली लेकिन ये सबसे आसान है। इसमें तो हर साल सीट दिख रहा है आपको कि इतने सीट पर बहाल होना ही होना है। तो जो दुनिया का सबसे कठिन फील्ड है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो वहां होना है। आपको केवल सामान्य बुद्धि का मालिक होना है जो आप और हम में से सब कोई है। अगर मैं आपको रील बना बना के कोचिंग में ये समझाना शुरू करूं कि ये देवता बनने के जैसा कोई काम है, नौकरी पा लेना, ईश्वर को पा लेना, तो आप और हम में से कोई ईश्वर के आसपास तो है नहीं। तो हम लोग पसीना पोंछ के थक जाएंगे और सफल लोगों की केवल गाथाएं करेंगे। नौकरी पाने की लड़ाई सबसे आसान लड़ाई है। नौकरी जो परीक्षा जो है ना, परीक्षा उसका एक सिलेबस होता है और सिलेबस को बताने के लिए टीचर होते हैं, एक अच्छा संस्थान होता है, कुछ मार्गदर्शक होते हैं, आपका अनुशासन होता है, आपका धैर्य होता है और आपकी मेहनत होती है। इसमें कहीं भी आइंस्टाइन का बात नहीं है। इसमें कोई गैलीलियो की यूपीएससी नहीं दे रहा। आपकी लड़ाई, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं क्योंकि आप रांची में बैठे हो इसलिए मैं कह रहा हूं। अगर आप दिल्ली के किसी कॉर्पोरेट कोचिंग के किसी बड़े 5 स्टार होटल के सेमिनार में होते तो मैं भी आपको आइंस्टाइन होने का भरोसा दिलवा देता। वहां तो मैं बैल से दूध भी दिलवाने का भरोसा दिलवा देता। लेकिन चूंकि आप रांची में बैठे हुए हैं और अगर मैं रांची के लड़के लड़कियों को बोलूंगा कि यूपीएससी तो वही करता है जो जीनियस होता है,
तो यहाँ से निकलने के बाद आपका पाँव धीरे धीरे थकने लगेगा, क्योंकि यहाँ से डगरा टोली तक जाते जाते कोई दोस्त आपको बोल देगा बाप रे तुम तो पट्टी चेंज किया, तुम कहाँ से बनेगा ये से? तो आपको यहाँ से काटा टोली, डगरा टोली या पुस्तापुर या हिमू या पोकर जाते जाते तक कोई दोस्त कंधे पर हाथ रख के आपको बता दिया कि तुम्हारा इंटरमीडिएट में तो 57% ही नंबर था, तो आप निराश ना हो जाइए। इसके लिए मैं बात कह रहा हूँ कि परीक्षा जो है नौकरी की परीक्षा जीनियस पास नहीं करता है, मेहनती पास करता है। कुछ जीनियस पास कर जाता है, कुछ जीनियस भी इस परीक्षा को पास कर जाता है। अगर जीनियस होने के बाद भी उसका तकदीर खराब हो तो कुछ जीनियस भी इस परीक्षा को पास कर जाता है, लेकिन वो भी मेहनत से ही करता है। इसलिए इस परीक्षा में मेहनती के पास होने की संभावना 100% है। अब आप बोलिएगा कि आप मैं 400 पेज का उपन्यास अगर लिखता हूं तो मुझे सामान्य बुद्धि तो होगी। मैं भूपेंद्र अनमोल सर अगर मुझे नोट्स देंगे इकोनॉमिक्स का, उसमें सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का अगर थ्योरी लिख के मुझे बताएंगे तो 400 पेज का उपन्यास लिखने वाला इतनी सामान्य बुद्धि तो समझेगा कि मार्जिनल यूटिलिटी की परिभाषा समझ जाएगा सर, मांग और पूर्ति का नियम समझ जाएगा। अगर संजय सर पढ़ाते तो मान लीजिए हिस्ट्री अगर मुझे बताएं कि भाई अंग्रेजों ने बक्सर में भारत का खजाना देखा लेकिन उसकी चाबी, पलासी में देखा लेकिन उसकी चाबी उसको बक्सर के युद्ध में मिली, तो मुझे प्रश्न समझ तो जाऊंगा, इतनी तो सामान्य बुद्धि है उसमें। लेकिन मैं IAS की परीक्षा पास नहीं कर सकता। इसका कारण जानते हैं आप? मेहनत है और अनुशासन नहीं है। इसलिए अगर कोई आदमी आपको मेहनत और अनुशासन की बात बताए तो आप उस पर यह शंका मत कीजिएगा कि कर तो खुद नहीं हो यार। आजकल ये भी फैशन में चलता है कि इस साल का नहीं हुआ है, वो वाला सर से पढ़ना है, उनका UPSC हुआ था। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि अगर आप मेहनती नहीं है और आपको अगर पढ़ने का अनुशासन नहीं है तो आप JPSC, BPSC, UPSC नहीं पास करते। और अगर आप मेहनती हैं और आप में पढ़ने का अनुशासन है तो आप रांची छोड़ दीजिए, आप जाके गुल्लू खोल के जंगल में बैठ के पहाड़ पर भी पढ़िएगा तो वहां पर सिलेक्शन। तो आप रांची से पढ़ने, आपने UPSC का इस बार पहले वो बक्सर में निकला, वो पहले आरा में निकला, वो भागलपुर में निकला, पहले रांची में निकला, हजारीबाग में, बिलासपुर में, जबलपुर में। इसका कारण क्या है कि अब छोटे शहर में भी लड़के लड़कियां अपने शहर में पढ़ के IAS कर रहे हैं। बाद में इनके पोस्टर का दाम लगने लगेगा नहीं तो आप लोगों को महीने इधर खड़ा होना है, अपने अपने हिसाब से लीजिएगा, पहले टिकने लायक हो जाना। तो जब तक आप विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, आप अभी क्रिएट में खड़ा करना है। अभी जो आज है उसका इस्तेमाल कर लीजिए। अभी आप किसी के भीड़ पर पड़ेंगे क्रैक करेगा, टूटेगा, आपसे UPSC भी क्रैक होगा। तो पहला भरोसा आपको ये मेरे इतने देर बोलने का पहला जो सार्थकता मेरे बोलने की तब होगी जब आप में से बैठा एक भी सामान्य बुद्धि का व्यक्ति ये यकीन कर ले कि वो UPSC कर सकता है, क्योंकि UPSC सामान्य बुद्धि परीक्षा है। सामान्य बुद्धि दे दो और ये बात में आपको नौकरी करने वाले को देख के भी लगेगा। आपको कई बार चौंक जाते होंगे कैसे हो गए UPSC सोचते हैं, क्योंकि हर सिलेक्शन लेने वाला व्यक्ति विकास सर और प्रदीप सर नहीं हो जाता है जो इतने अच्छे से लोगों से नौकरी के बाद में कनेक्ट कर सके। एक लोक सेवक में लोग से जुड़ने की जो प्रवृत्ति तो होनी चाहिए, वो विशेषता भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोक सेवक होगे ही और लोक में रहिएगा और आपसे जनता मिलने में हिचकिचाएगा अगर ये बहुत बढ़ती है, आपकी नौकरी का कोई मतलब नहीं है सोसाइटी के लिए। क्योंकि शंकर भगवान तो नहीं, आप तो नौकरी कर रहे हैं, आप तो ऐसे हाथ ऐसे करके तो नहीं दे दीजिएगा कुछ समाज को, यहाँ से निकलता है आग निकल रहा है, सबको ऐसे भाग्य की कल्याण हो गया समाज का, तो नौकरी में नहीं ना। जब तक लोक सेवक लोक से नहीं जुड़ेगा उसकी नौकरी का कोई अर्थ नहीं मिलेगा समाज को। जो मान लो अपना पानाता है सब सिलेक्शन के बाद उसका क्या हो जाएगा, जिले में हर गांव में हर प्रखंड में हर
जो फेसबुक पर लगता है वो हर्ष कैसे मिलेगा सोसाइटी को सर्व करने पर ना, जब नौकरी करने वाले सर्व करते हैं। तो हर कोई जो लोक सेवा की परीक्षा पास कर रहा है उसमें लोक सेवा की प्रवृत्ति है कि नहीं, चेतना है कि नहीं, जरूरी नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं सामान्य पृष्ठभूमि से आए हुए आप सब लोग सामान्य बुद्धि के साथ एक सामान्य पढ़ाई इसलिए कह रहा हूं कि अब बाजार इतना खतरनाक हो चुका है कि आपको डब्बा में बंद करके पढ़ाई का भी प्रोडक्ट बेचा जा सकता है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया रैपर में रंग बिरंगा नोट्स, उसको पता चलेगा सेल्स करने के नोट्स बेच रहे, जैसे कि मान निकुलस मॉल में लोग कपड़ा बेच रहे। तो जहां रंग बिरंगे नोट्स आ गए हैं, कॉर्पोरेट आ गया है, कोचिंग क्लासेस का डिजिटलीकरण हो गया है, जहां पर टीचर एकदम लगता है कि कल की अवतार है, इस खंभा में आ रहा है, इस खंभा में आ रहा है। 1200 वाला का क्लास है, अचानक खंभा से निकलता है टीचर नर्सिंग अवतार की तरह। वो आगे वाले लड़का से पूछता है ये टीचर जिंदा पढ़ा रहा है कि खाली इसका वीडियो चल रहा है। मैं ये बात इसलिए आपसे कह रहा हूँ, अपने अनुभव से कह रहा हूँ, जो मैंने मुखर्जी नगर और भूपेंद्र नंदन सर वहाँ आज भी मौजूद है। ये उस समय के शिक्षक हैं जब मैं तैयारी करता था और हम लोग इकोनॉमिक्स के नोट्स के लिए कहते थे यार थोड़ा बिल्कुल सार गर्मी पढ़ना है, इतना मोटा मोटा किताब पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा है, इकोनॉमिक्स से बहुत भागते थे लोग जीएस के पेपर में, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नहीं बनेगा, 2 पॉइंट लिखना है। तो उस समय हमारे कमरे पर जो भूपेंद्र नंदन सर का नोट्स रहता था, तो उस समय ये टीचर है, ये जानते हैं मैं जो बातें कह रहा हूँ उनसे मुझे लगता है कि ये इत्तेफाक रखेंगे कि क्या हो गया। लेकिन मुखर्जी में भी वही टीचर है, उनके जैसे कई पुराने वहाँ शिक्षक हैं जिनसे मैं आज भी जुड़ा हूँ, मैं आज भी वहाँ जाता हूँ और आज भी मैं तैयारी करने वाले लोगों के बीच में रहता हूँ। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि अब तो सही बात है, दिल्ली से अगर नोट्स आना है, दिल्ली से फैकल्टी आना है, तो बहुत आसान हो गया है। अरुण जी ये काम बहुत आसानी से करके आपके लिए आपको एक ऐसा मंच निकाल के दे रहे हैं जहाँ पर आप अपने फैकल्टी उसको यहाँ ही पा सकते हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि आप छात्र बन के पढ़िएगा। अगर आप पुरान IAS एकेडमी के सेमिनार में हैं, तो इस सेमिनार को आना, सुन के जाना, मैं एक आध करता है आपको सुना दूंगा और आप मुझसे कई ज़्यादा अश्लील और बहुत बड़ी बड़ी बातें भी सुनी है यहाँ पर, जिसका आपके जीवन में अगर कुछ अटका रह जाएगा तो उसका लाभ भी मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि आप ना छात्र बन के पढ़िएगा, आप सब्सक्राइबर बन के मत पढ़िएगा। हिंदुस्तान में हिंदी मीडियम का प्रॉब्लम ये है कि उसके पास स्टूडेंट से ज्यादा सब्सक्राइबर है। आज हिंदुस्तान में हिंदी मीडियम के टीचर्स और कोचिंग संस्थान के पास विद्यार्थी कम है, सब्सक्राइबर ज्यादा है और वो सब्सक्राइबर को पढ़ा रहा है, कूद के पढ़ा रहा है। पटना में एक बहुत बड़े संस्थान का भी सेमिनार हुआ था, मैं भी जाने वाला था, पैसा में बात नहीं पड़ा। मैंने देखा कि वहां पर टीचर जानते हैं आप यकीन मानिए, मैं मतलब कसम खा के कह रहा हूँ, वो वीडियो आप लोग बाद में सर्च कीजिएगा, नाम है मैं नहीं बता, उसमें टीचर नामी डांस करते वाला और वहां पर आंसर कर रहा है, ये जो भी नामी डांस करते हुए यहाँ पर आए हैं इनका नाम है फन्ना सर, एक बता दो इनके नामी डांस के, वो नामी डांस करते वाले। दूसरा टीचर जो आया वो गमछा उतारते हुए आया, मनोज कुमार बन के, मैंने सुना होगा, आप समझ रहे हैं? अगर आप सब्सक्राइबर होइएगा तो पढ़ाने वाला मदारी हो जाएगा और मदारी किसी सब्सक्राइबर को यूपीएससी पास नहीं कर पाएगा। वो अपनी प्रतिभा का सारा खदान आप में लगा देगा, लेकिन अगर वो मदारी है और आप सब्सक्राइबर हैं तो आप रिजेक्ट करेंगे। मैं यूपीएससी फेल विद्यार्थी हूँ, लेकिन मैंने जीवन की यूपीएससी छोड़कर मैंने जीवन की सारी लड़ाइयां पास कर ली, जहां भी चुनौती मिला। क्यों? क्योंकि मैं छात्र वर्ग में शिक्षक से पढ़ गया। और अगर सब्सक्राइबर परीक्षा में फेल हो जाएगा तो जो हम लोग आजकल कोटा में सुनते हैं ना, कोटा में हॉस्टल के आगे नेट लगाया जा रहा है, एंटी सुसाइड नेट, समझे कि आदमी रिजल्ट के बाद सबसे कुछ जाना चाहिए।
और वही हालत अब मुखर्जी नगर जैसी जगह में सुनने को मिलती। ये आश्चर्य है। जब मैंने डार्क ऑफ लिखा तो मुझे हिंदुस्तान के बड़े हिंदी के साहित्यकार ने कहा कि तुमने अपनी किताब में ना संतरास को उस तरह से दिखाया नहीं, तुम दिखाते को कोई फेल हो गया, उसने जान दे दी, तो ना इसमें साहित्यिक जो है कि प्रवृत्ति और जो है घनीभूत होकर निकल गया। मैंने कहा सर हम यहाँ उसको मरते देखे कि जबरदस्ती कैसे डालना। आप इस पढ़ाई के बाद मर ही नहीं सकते। अगर आपने यूपीएससी का सिलेबस कवर कर, अगर आप यूपीएससी नहीं करते हैं तो फिर इससे बड़ा लक्ष्य आपके सामने खड़ा हो जाएगा। मैंने जब 2014 में जब हम अटेम्प्ट की लड़ाई लड़ रहे थे 13 में हम लोग मात्र 200 लोगों का आंदोलन था। 200 लोग चल जाते थे सांसदों से मिलने। राहुल गांधी जी से लोग मिले, हमने कहा हमारा अटेम्प्ट रहा तो सीसेट आ गया है और सीसेट के कारण हमारा अटेम्प्ट खराब हो गया है। तो राहुल गांधी ने नारायण स्वामी मंत्री थे उस वक्त, डीओपीटी मिनिस्टर थे सत्यनारायण जी, उनको बुला के कहा कि भाई ये तो नौकरी मांगी नहीं थी। मैंने सोचा नौकरी मांग रहे थे, ये तो केवल एग्जाम देने के लिए अवसर मांग रहे हैं, वो भी नहीं। तो 2 अटेम्प्ट हमने मांगा, टेम्पोररी 2 अटेम्प्ट, तो सरकार ने सब जगह परमानेंटली 2 अटेम्प्ट बढ़ा के हर करेगी। और उसी दिन राहुल जी ने कहा कि भाई सीसेट जो है आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। फिर बाद में नई सरकार आई, फिर हम लोग उसके लिए लगे कि भाई सीसेट हटा दो। इससे क्या है, ह्यूमैनिटीज के जो स्टूडेंट्स हैं, जो हिस्ट्री के बैकग्राउंड से हैं, जो पॉलिटी के बैकग्राउंड से हैं, जो ज्योग्राफी के बैकग्राउंड से हैं, जो फिलॉसफी पढ़ के आ रहे हैं, उनको भाई तुम अगर प्रीलिम्स में आईआईटीएन के साथ दिखा दे तो मैथ तो हम भी जानते हैं, लेकिन हम आईआईटीएन से जितनी गति से मैथ बना नहीं पाएंगे। तो कट ऑफ दिखाई नहीं आते कि हम जानते हो कि 10% नीचे रह जाते भाई 10 कम बनाएंगे क्योंकि समय कम है, समय तो उतना ही है, वो फास्ट बनाते थे, उनको प्रैक्टिस था। एमबीए के लड़के इंटरपर्सनल स्किल है ना, उसके क्वेश्चन पैसेज उनको बनाने का अभ्यास होता था, ये सब हमारे लिए बिल्कुल अजूबा था। जब मैं 2010 में 11 में पहला पेपर जब सीसेट का आया तो मैंने पेपर देखा 80 प्रश्न, तो मैंने आगे वाला पूछा तुमने कभी 80 लेके आया? नया चीज क्या आ गया, हम लोग 100 प्रश्न जानते थे। सदमा लगा 80 क्वेश्चन कैसे दे दिया, 20 हमको कम दे दिया। तो हम लोग कहते थे भाई अटेम्प्ट बढ़ा दो हमारा। वहां से परिस्थितियां बदली, फिर जब हम लोग लड़ाई लड़ने लगे सीसेट क्वालिफाई का, उसमें सफलता मिली। तो मैं ये बात कह रहा हूं कि सिविल में ये लड़ाई लड़के हिंदुस्तान में पहली बार लगातार 2 सालों में यूपीएससी के छात्र के सड़क पर होते हुए आंदोलन को तवज्जो देते हुए अपने फॉर्मेट में चेंजेस लाए, ये बहुत बड़ी बात है। हिस्ट्री के सर है मॉडर्न इंडिया पढ़ाएंगे कि सिविल सर्विसेज मूवमेंट चला था अंग्रेजों के टाइम में, कांग्रेस की स्थापना के समय में, जब सूर्यकांत बनर्जी लोगों ने लीड किया था उसको, और वो सूर्यकांत बनर्जी के लीड के बाद सिविल सर्विसेज के खिलाफ सड़क पे नारा लगाते हुए भाषण देते हुए आंदोलन 2013 और 14 में चला था। 15 में मैंने ये किताब तब लिखी थी जब मुझे लगा इस परीक्षा में अगर है तो आप ये मान के चलिए कि ये कोई अद्भुत बात नहीं। सामान्य पृष्ठभूमि के सामान्य लड़के और लड़कियां इस परीक्षा को पास करते हैं। मेरे जैसे लोग दुनिया में कुछ भी कर लेंगे, वो केवल इसलिए नौकरी नहीं कर पाए क्योंकि वो सिलेबस का अनुशासन नहीं माने। उन्होंने सिलेबस के अनुशासन को फॉलो नहीं किया और उस अनुशासन को फॉलो करते हुए मेहनत नहीं किया, उन्होंने धैर्य नहीं दिया। तो मेरे जैसे जो छात्र धैर्य के अभाव में, सिलेबस के अनुशासन के अभाव में और मेहनत के अभाव में, अच्छे टीचर तो हमारे पास थे, कोचिंग में क्लास कीजिएगा, टीचर से पढ़िएगा, मोबाइल से मत पढ़िएगा। आपने अभी तक अपना मोबाइल स्टोर किया तो पास कराने की होड़, हमारे सब्सक्राइबर बनाने की होड़, हमारे छात्रों को पास कराने की होड़ नहीं। अगर द्रोणाचार्य अपना मार्केटिंग करने लगेगा तो अर्जुन पैदा नहीं कर सकेगा। सुन लीजिए, द्रोणाचार्य को अर्जुन के कारण जाना जाना चाहिए, ठीक है। वशिष्ठ को राम और लक्ष्मण के कारण जाना जाना चाहिए, एकलव्य के कारण भी जाना जाना चाहिए। द्रोणाचार्य इसलिए भी महान हो जाते हैं, वो इसलिए भी महान हो जाते हैं, वो इसलिए केवल महान नहीं हो जाते कि वो अर्जुन को धनुर्धर विद्या सिखा रहे हैं, वो धनुष विद्या सिखा रहे हैं। वो इसलिए भी इतिहास में महान हो जाते हैं कि उनकी मूर्ति को रख के कोई एकलव्य इतना बड़ा धनुर्धर हो जाता है। तो अगर आपके पास किसी कारण से
कहीं कोई द्रोणाचार्य नहीं आए तो आप उसकी मूर्ति को रख के भी एकलव्य हो सकते हैं, लेकिन आपके पास तो कम से कम उड़ान ऐसा मंच है जो द्रोणाचार्य जो आपकी जरूरत है उसको यहाँ ले आए, आपको फिर क्या सोचना। तो यही है कि इंग्लिश मीडियम का अप्रोच को जरूर पकड़िए। इस तरह से मत बात कीजिए अंग्रेज चले गए, गोरे काले अंग्रेज देश में रह गए, अंग्रेजी मानसिकता, गुलामी की मानसिकता नहीं। अंग्रेजी जरूरत तो है ही, उसको तो हिंदी के साथ पढ़िए, अप्रोच भी पकड़िए उनका। यार उसके टीचर रील में नहीं है, उसके टीचर फेसबुक पर नहीं है, उसके टीचर न्यूज चैनल पर नहीं है, और वो 100,000 में 950 का सजेशन करवा रहे हैं। कितना बड़ा सेलिब्रिटी भाई है कि नहीं है वो सेलिब्रिटी, लेकिन वो कहीं दिख नहीं रहा है, उसने नहीं दिख रहा, वो पढ़ा रहा है। और जो हिंदी मीडियम में लोग पढ़ा रहे हैं, जो छात्रों को पढ़ा रहे हैं, जिनका चैनल नहीं है, जो बहुत लोकप्रिय नहीं है, जनप्रिय नहीं है, उसको दूसरे टीचर बोलते हैं सर आज के जमाने में ऐसे पढ़ाने से नहीं होगा, वीडियो सीडियो डालिए। अगर आप वीडियो सीडियो और मजा लेने लगेंगे तो मैंने फिर क्या कहा, शिक्षक भी मजबूर हो जा रहा है बाजार के घुंघरू मानने के लिए। ये आप पर निर्भर है कि आप शिक्षकों को बाजार का घुंघरू बांटने के लिए मजबूर ना करें। आप अपनी मुट्ठी बांधिए और एक छात्र के तौर पर क्लास में बैठिए। आप कोचिंग मुझे उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि तुम जो है कि अंडर आर्मर का जूता पहनते हो और गांव की बात करते हो, और जीन्स टी शर्ट और ये सब पहनते हो, गांव की बात करते हो। मैंने बहुत विनम्रता से बात बताया कि देखिए गांव देहात जो है ना वो आर्थिक मसला नहीं, वो फिलॉसफी, देहात एक दृष्टि नजरिया का नाम। देहात और शहर में अगर आप इकोनॉमिक बंटवारा कीजिएगा तो आप धोखा खा जाइएगा, क्योंकि दलित तो सारे नहीं घूम रहा। आपको रांची स्टेशन पर कोई भूखा मिल सकता है, लेकिन आपके गांव के बस स्टैंड पर आपको कोई भूखा नहीं मिलेगा। कोई बोलेगा चल खा लेगा। तो गांव और शहर को आप इकोनॉमी से मत कीजिए, इकोनॉमी पढ़ी है सर पढ़ाए, बंटवारा अपने हिसाब से मत कीजिए, नीति आयोग मत कीजिए। ये दृष्टि है, गांव के आदमी का एक दृष्टिकोण होता है जो उसको अलग बनाता है। तो अगर मैं गवाही हूं, अगर मैं गंवार हूं, तो ये मेरे स्टेटस का फर्क नहीं, ये मेरे इकोनॉमिक स्टेटस का फर्क नहीं, ये मेरे सोशल नर्सिंग यानी कि मेरे सामाजिक परवरिश और मेरे दृष्टिकोण का फर्क है। फर्क क्या है कि अगर मैं गांव का हूं और मैं रेलवे स्टेशन पे उतरा हूं या मैं हवाई अड्डा पे उतरा हूं और मैं दिल्ली बॉम्बे में उतर के बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग को देख रहा हूं, तो एक शहर का आदमी उतरेगा, वो क्या बोलेगा, जानते हो इस बिल्डिंग में ना गूगल का ऑफिस है, इस बिल्डिंग में हीरो होंडा का ऑफिस है, इसमें अमेज़न का ऑफिस है, वो इस तरह से आपको बताएगा। गांव का आदमी उतरेगा तो आपको क्या बोलेगा, अब कितना रुपया खर्च हुआ होगा इसको पता नहीं। तो ये दृष्टिकोण है, हम सोचते कैसे। तो जो हमारी समझ है, जो हमारा समझने का तरीका है, हमको गांव बहुत सामाजिक बनाता है। मैं ये बात आपके सिलेबस से बाहर इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ये आपको आंसर राइटिंग में काम है। अप्लाई आंसर, जब आप अप्लाई आंसर राइटिंग करते हैं, जो आपको बाद में सर लोग आपको सिखाएंगे, वहां पर फैक्ट के साथ आप खेलते कैसे, और खेलते क्या है, अपने कंटेम्पररी एक्सपीरियंस। अगर आप फैक्ट को फैक्ट की तरह लिखेंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे। फिर आप आगे टीचर को मत बोलिएगा सर तो हम ये सही लिखे थे। अगर आप फैक्ट के साथ कंटेम्पररी एक्सपीरियंस को खेलना नहीं जानते तो फिर आप आज के दौर में आंसर राइटिंग में पिछड़ जाएंगे। और ये बहुत बेसिक बात है और कर लेने लायक बात है, यानी कि आप आसपास की दुनिया पर नजर रखिए। डार्क हाउस में एक लाइन है, उसमें गुरु नाम का कैरेक्टर है जो अपने दोस्त को बोलता है कि भाई तू बोलता है सिलेबस क्या है यूपीएससी का, तो वो बोलता है कि सूरज की रोशनी में जितनी भी चीजें दिखाई पड़ रही है वो सब यूपीएससी का सिलेबस है। यानी कि आप सचेत रहिए, अपने आसपास की दुनिया में रुचि रखिए। आप चंद्रयान जाने पर ये मीम मत शेयर कीजिए कि प्री रक्षाबंधन चंदा मामा के पास धरती माता भारत माता रक्षाबंधन सूत्र। आपके लिए चंद्रयान का मतलब ये नहीं है, आपके लिए चंद्रयान का मतलब ये मीम नहीं है। लेकिन अगर आप मोबाइल पर रहेंगे तो आप भी चंद्रयान जाने के बाद, उसके सॉफ्ट लैंडिंग के बाद एक सप्ताह तक तो मीम शेयर कर रहे हैं।
लेकिन अगर आप किताब कर रहे हैं तो उसी सॉफ्ट लैंडिंग के बाद अगर आप उसको नहीं पढ़ रहे हैं तो किताब उठाकर उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ मोबाइल आपको आईएएस नहीं बनने देगा, उसका इस्तेमाल केवल घर से पैसा मंगाने में करिए, गूगल पे कर दीजिए, इतना ही। इससे ज्यादा उसका इस्तेमाल करिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अब एक कविता में आप लोगों को सुना एकदम सर आया मैंने कहा पे खाली बोल को यार बुक लिए पैसा ले चल गया यार रील वाला आपको गीत कविता का पता हूं कहां से क्या सोच रहा हूं रील बनाने वाले लगे। इतना देर तक हम आप लोगों को विद्यार्थी बनाने की कोशिश और आप लोग हमसे सुनना भी क्या चाहते हैं जो कम से कम आपको विद्यार्थी ना रहने दें। चलिए यही सुना देते हैं। जब जो है कि तो मैं गीत एक कविता को सुनाता हूँ, वो बहुत वायरल और रील बनाने वाले लोग हैं जी। देखिए एक पीढ़ी है इंस्टाग्राम की, एक पीढ़ी यहाँ बैठी है सेवाग्राम की। तो सेवाग्राम की इंस्टाग्राम जो पीढ़ी का जो चेंजेस है, जो ये यात्रा है, जो परिवर्तन है, हर पीढ़ी को लगता है कि मेरा वाला दौर अच्छा था, मेरा पहले वाला दौर अच्छा था, अब कुछ नहीं दुनिया में। मतलब लोग चाउमीन खाते हुए बोल देता है लो अंग्रेज के जमाना जो हम लोग चाउमीन खाते कि नहीं था उसको लोगों को लगता है पहले का दौर अच्छा था। तो हम लोगों को भी लगता है अपने भाई कि हम जो कुछ आनंद उठा पाए वो मिसिंग है आज के दौर में। तो वहाँ से जो मिस कर रहे हैं, आज की पीढ़ी ज़्यादा प्रतिभाशाली है, उसके पास ज़्यादा इक्विपमेंट्स हैं, ज़्यादा संसाधन हैं, लेकिन फिर भी जो एड ऑन हो सकता था जो हम पहले लेके आए हैं उससे तो आप थोड़ा वंचित हैं ही। तो मैं उस पीढ़ी के हवाले से ही था वो क्या थी पीढ़ी। अरे स्कूल की दीवारों पर जा दिल बनाने वाले लड़के। अभी तो व्हाट्सएप था नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई विद्यार्थी होगा जो हाई स्कूल जाता होगा और उसको सामने गिरा हुआ कपड़ा का टुकड़ा मिले और यूकेलिप्टस के पेड़ में या दीवार पर दिल न बना देता। तो किसका बनाता था दिल, किधर उसका तीर जाता लेकिन बना देता था। सही कि स्कूल की दीवारों पर जा दिल बनाने वाले लड़के और चलती तीर को हंस के अपने दिल पर खाने वाले लड़के। तब के लड़के इतने ढीठ होते थे, उसका ढप देखिए, उड़ती तीर भी खुद पर लेके लड़ भिड़ जाने वाले लड़के। पर दिल टूटे तो पर दिल टूटे तो बिस्तर पर ही झील बनाने वाले। ये दिल टूटे तो बिस्तर पर ही अरे झील बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। और क्या था वो दौर कि ताजी किताब पर बासी अखबार की जिल्द चढ़ाने वाले लड़के और खा के समोसा सीनियर के सिर बिल टिकाने वाले लड़के। अरे मेहनत के पथ पर मीलों साइकिल चलाने वाले लड़के और संघर्षों की आग में तकदीर बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के।
और वो दौर क्या था कि एक शेर रट खुद हो गालिब, मीर बताने वाले हैं लड़के, और बिन चावल बिन दूध बातों की खीर बनाने वाले हैं लड़के। और फक्कड़ होते थे कि कुछ भी नहीं था, अरे कुछ भी नहीं था, फिर भी सिकंदर फील कराने वाले लड़के। कुछ भी नहीं था, फिर भी सिकंदर फील कराने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने, ये रील बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने, रील बनाने वाले लड़के। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मजाक मजाक में वो मामला शुरू हुआ, उसको चुटकुले बने, और धीरे धीरे सच में गंभीरता से हम लोग देखने लगे कि ऐसी खबरें आने लगी, ऐसा न्यूज सच में आने लगा जिसमें कई लड़कियों की पढ़ाई छोड़ा दी गई घर वालों के पास। मतलब जो चीज मजाक में शुरू हुई थी, एक परसेप्शन के तौर पर फिर वो स्थापित होने लगे मात्र 2-3 महीने के अंदर। सोशल मीडिया अगर ताकत है तो नुकसान भी कैसे पहुंचा सकता है। एक लड़की की घटना को उदाहरण बनाकर हमने हिंदुस्तान में एवरेस्ट से ज्यादा ऊंचाई वाले घर की चौखट को टप के पार होकर पढ़ने आने वाली लड़कियों का निष्कर्ष निकाल के रख दिया। इस देश में एवरेस्ट चढ़ना लड़कियों के लिए आसान है, घर का चौखट लांघना मुश्किल है, ये बात समझिए। लेकिन एक परसेप्शन बना दिया, पहले लड़की पढ़ाओगे तो ऐसे होता है। मेरी कहानी कुछ उल्टी है, इसलिए ये बात क्या मैं लड़कियों पर क्यों लिख रहा हूं। मेरी कहानी मैं तो बोल रहा हूं, मैं तो कहानी पूछता कर रहा हूं, लड़ाई लड़ रहा इधर उधर सब। मुझसे एक नौकरी करने वाली लड़की ने शादी की, मेरी पत्नी एसीपी है, ठीक है, उसने मुझसे शादी की। अगर मैं ये परसेप्शन बना, हाँ पुलिस वाले मेरे ससुराल के, अगर मैं ये परसेप्शन बना लूं, अगर आप लड़कियों के बारे में परसेप्शन बना लें तो समाज को कैसा मैसेज देगा, जो कि चुटकुले और मीम से शुरू हुआ। तो हमें समझना होगा कि ये बहुत बड़ी लड़ाई है कि आप घर की लड़कियों को पढ़ा पाए या पढ़ाएंगे या पढ़ाना चाहिए। ये सब ठीक है, ये सब पम्पलेट में, चुनावी एजेंडे में सब तो दिख रहा है, लेकिन ये लंबी लड़ाई है, ये बहुत लंबी लड़ाई है। जहां पर आगे में माता जी बैठी हुई है, छोटी देवी जी, तो ऐसे सशक्त उदाहरण को सामने बिठाकर इनका अभिनंदन करना तब सार्थक होगा जब आपने बगल में बैठी किसी लड़की को किसी की परीक्षा में परचम लगाते हुए देख लें। ये बहुत बड़ी लड़ाई है। तो वहां से मैं गीत सुनाता हूं। अरे लड़ो लड़कियों, पढ़ो लड़कियों, अरे लड़ो लड़कियों, पढ़ो लड़कियों। पर्वत की पेट में करके गुदगुदी, पर्वत की पेट में करके गुदगुदी, अरे 7 आसमां चढ़ो लड़कियों, लड़ो लड़कियों, पढ़ो लड़कियों। आगे बढ़ने का मतलब आधुनिकता है। आधुनिकता का बोध क्या है? आधुनिकता एक क्षणभंगुर अवधारणा, यानी जो चीज आज नहीं है, अभी नहीं है, कल पुरानी हो जाएगी। जो आज आधुनिक है कल वो प्राचीन हो जाएगी। इसलिए आधुनिकता वो शाश्वत अवधारणा नहीं है, विरासत शाश्वत है। आप उसको प्रिजर्व करते हैं, आप उसको बचा के रखते हैं। तो ये जो दौड़ आधुनिकता की अंधी दौड़, ये बात जिसने पहली बार कही है उसका फिलॉसफी क्या है कि वो मानता है कि आधुनिकता क्षणभंगुर है। आधुनिकता बचा के रखने वाली चीज नहीं है, वो पुरानी हो जाएगी कल।
पुरानी चीजें अस्थायी हो गई, जो मिटी नहीं, वही परंपरा बन जाती है, विरासत बनती है। और परंपरा और विरासत शाश्वत होता है, उसको बचा के रखना है। तो हम आधुनिक होने की बात जब करते हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हम अपने संस्कार के तौर पर क्या बचा के रखते हैं। तो क्या है कि बनवानन की तुलसी रहना, पर नए समय में बरगद बनना। अरे बनवानन की तुलसी रहना, नए समय में बरगद बनना। बरगद मतलब कि जिम्मेदारियां आपकी भी कंधों पर अपना झूला डाल सके। हमारा समाज कैसा है कि ब्लॉक में अगर एक स्वयं सेविका, अगर एक आंगनवाड़ी सेविका बैग लेके निकलती है मुस्कुराते हुए, तो मुझे बोलते हुए बहुत खराब लग रहा है, लेकिन हम कहते हैं खड़ा होकर बड़ा चालू है। ये हमारा समाज है, ये हमारे समाज की सच्चाई है। आप अगर बैग लेकर, पर्स लेकर ब्लॉक जाती हुई महिला को देखकर अगर आपका सोसाइटी चालू बोलता हो, तेज बोलता हो, फिरंट बोलता हो, अभी आप आधुनिक ही तो नहीं हुए। विरासत क्या हम निर्मित करेंगे आज के दिन में? हम 21वीं सदी का कौन सा चिन्ह छोड़कर जाएंगे जिसको 22वीं सदी बचाने की कोशिश करेंगे? हम अपने बाप दादा पूर्वजों का बचाया हुआ बेच बाच के इसी तरह से चला रहे था कि बनवानन की तुलसी रहना, नए समय में बरगद बनना। स्वेटर नहीं अब सपने बुनना, पड़े जरूरत सरहद चलना। अरे जोर जुलूम पे कड़क कड़क के, अरे जोर जुलूम पे कड़क कड़क के, धड़क धड़क के गिरो लड़कियों, बढ़ो लड़कियों, बढ़ो लड़कियों, लड़ो लड़कियों, बढ़ो लड़कियों, बढ़ो लड़कियों, बढ़ो लड़कियों। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, सारे फैकल्टीज को शुभकामनाएं। आज अच्छा लगा कि मैं रांची में पहली बार प्रतियोगी छात्र छात्राओं के बीच था। मेरा शहर रहा है, उस किशोरावस्था का शहर रहा है जहाँ मैं आवारा बन के घूमा हूँ। कॉफी मोड़ के हम लाते थे, लिट्टी खा के कटरू जाते थे, वहाँ से टेम्पो बदल के रसोई वगैरह जाते थे, है ना, वहीं रहते थे हम। तो वो शहर मैं फिर से जी पाया। मैं यहाँ के विद्यार्थियों के बीच में उड़ान अकेडमी का बहुत बहुत आभार। और आपके बहाने संजय सर से मुलाकात हो गई, विन सर से मुलाकात हो गई। आप लोग जैसे, और मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य कि मंच पर मैंने 3 पद्मश्रियों के तेज से हम लोग जो नहा पाए, जो प्रकाश हमें मिला, जो ऊर्जा हमें मिली, हम उसको संचित करके अपने 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 कार्य क्षेत्र में लगाएंगे। मैं झारखंड के दोनों युवा डायनेमिक पुलिस पदाधिकारी अधिकारियों का भी अभिनंदन करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। सारे मन से मेरे साथी आप सबों ने मिलकर जिस तरह से छात्रों को, और शशि सर आपका बहुत बहुत आभार, आप लोगों ने मिलकर जिस तरह से इस मंच को समृद्ध करते हुए यहाँ के छात्राओं के लिए अपना समय निकाला। आप लोगों के लिए कहानी बहुत लंबी है, आपका पूरा मेहनत, आपका पूरा यज्ञ जो है इन गतिविधियों के सामने अवलंबन बना के बाकी है। आप कहेंगे, इनसे आह्वान करेंगे, अपने अपने मेहनत की हड्डियां जो है आपके हवलपुर पर रखेंगे। तो मैं चाहूंगा कि सारे गतिविधि उड़ान के द्वारा जो आहूत किया गया यज्ञ है, जहाँ पर सब आपकी आपकी सफलता के लिए मेहनत करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो बहुत सारी शुभकामनाएं। अरुण जी, आपकी टीम को, अनुराग आप हैं, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। छोटा सा गीत जो मंसूरी जी जब गा रहे थे तो मुझे कुछ नागपुरी नहीं, मैं तो कोरठा वाला हूँ, मैं उनका धनबाद उधर का कोरठा बोलता, तो मुझे कुछ पंक्तियाँ अचानक से दिमाग में आई, जो कोरठा या नागपुरी उसको समझ लगे। मैं 4 पंक्तियों के साथ अपना वो बात अपनी यहाँ पर विराम दूंगा अपने बात को। जन्म ले ही झारखंड के कोरा में, अरे माटी खाद लोहा तोरा में। जन्म ले ही झारखंड के कोरा में, अरे माटी सोना लोहा हो जी तोरा में। अरे माटी सोना लोहा हो जी तोरा में,
ना लोहा होती तोरा में, जन्म ली झारखंड के कोरा में, हर बाधा तोड़िए